हेलो, गुड मॉर्निंग माय लिसनर्स। आ चुके हैं आप लोग के लिए माफियाज ट्रैप टू वाइफ का न्यू एपिसोड। चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि रियांश ने अपनी आवाज़ से जिया के ऊपर अपना जाल तो बिछा दिया था। वहीं जैसे ही जिया की नींद सुबह सुबह उठते हैं कर सामने के नज़ारा को देखकर जिया थोड़ी देर के लिए अपना गुस्सा बिल्कुल ही साइड में कर चुकी थी। रियांश वो शर्टलेस होकर के वहीं पुशअप्स मार रहे थे। जिया जो चुपचाप ब्लैंकेट के पीछे से धीरे धीरे अपने चेहरे को बाहर निकालते हुए रियांश को इस तरह से एक्सरसाइज करता देख रही थी। और वो धीरे से अपने दूसरे हाथ को अपने दिल पर ले जाकर के रखते हुए कहती है, ये सही है इनका। पहले नाराज कर देते हैं, फिर बात करने के लिए ऐसे ऐसे बहाने ढूंढते हैं। लेकिन मैं बात नहीं करूंगी इनसे। कल रात जो किया था वो बिल्कुल गलत था। पता नहीं उस दूसरे ट्रेनर का क्या हुआ होगा। वहीं वो दूसरा ट्रेनर जो एक अंधेरे से कमरे में बंद था रेहांश के इसी मेंशन के बेसमेंट में, और लगातार उस पे डंडे से बारिश की जा रही थी जब तक उसने वो असली नाम नहीं बता दिया जो लूसीफर को हर्ट करने के लिए उन दोनों को वहां पर भेजा था। रेहांश को अभी तक इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, लेकिन उन्होंने अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दे रखा था कि जब तक वो असल नाम बाहर ना निकाल दे तब तक उन लोग का डंडा रुकना नहीं चाहिए। और कुछ ऐसा ही माहौल नीचे की तरफ हो रखा था। वहीं रेयांश जो अपने पुशअप्स को काउंट करते हुए धीरे से खड़े होते हैं और फिर एक छोटा सा टॉवल लेकर के अपने अपने फेस की स्वेटिंग को उससे धीरे धीरे पोंछते हुए शीशे के पास आकर अपने ही हाथों से अपने चेस्ट को टच करते हुए कहते हैं, और जाओ, सुबह हो चुकी है। लूसीफर तो मैं मिस कर रहा है। जैसे ही जिया ने यह आवाज़ सुनी थी वो झट से अपने ऊपर पूरी तरह से ब्लैंकेट को कवर कर लेती है। और उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये करने से रेयांश को समझ में नहीं आएगा कि वो जग चुकी है और कब से उन्हीं को देखे जा रही है। लेकिन तभी रेयांश आते हैं और उसके पैर से ब्लैंकेट पकड़ करके पूरी तरह से उसे ब्लैंकेट से बाहर कर चुके थे और ब्लैंकेट को साइड में रखते हुए कहते हैं, और कितना नाटक करना है तुम्हें? हो गया तुम्हारा गुस्सा गुस्सा वाला खेल, खत्म करो इसे। लेकिन जिया जो करते हुए कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है मुझसे बात करने की, और वैसे भी लूसीफर से मैं खुद ही मिलने चाह रही हूँ। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब वो मेरा भी कुछ लगता है। और ये बोलकर वो गुस्से में खड़ी हो गई थी और वो रेयांश के सामने से ही अपने बाल को एक तरफ फ्लिप मारते हैं जिससे उसके कुछ बाल रेयांश के मुंह पर जाकर लड़े थे। लेकिन रेयांश कुछ भी नहीं बोलते, बस वो शांत थे। बचपन से जब से रेयांश ने स्कूल जाना शुरू किया था तब से ही उनकी एक कंप्लेंट्स हमेशा आती रहती थी कि उनका ईगो उनके सर चढ़कर बोलता है। वो टीचर की भी फालतू बकवास बर्दाश्त नहीं करते थे। बचपन से ही उन्हें उल्टा जवाब देने की आदत थी। हर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में उनकी ये शिकायत उनके मॉम डैड से हमेशा की जाती थी। वहीं रियांश अपने बचपना के बारे में सोचते हुए जिया की तरफ देखते हुए कहते हैं, जिस बंदे के पास एटीट्यूड कूट कूट करके भरा हुआ है उसे भी किसी और का नखरा बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इसीलिए कहते हैं शादी नहीं करनी चाहिए। और वो खुद को शीशे में आकर देखते हुए कहते हैं, तुझे बड़ा शौक चढ़ा था ना, उठा कर लेते आया, ज़बरदस्ती शादी भी कर ली। अब इन मैडम को लगता है कि इनके बिना मुझसे जिया नहीं जाएगा। जिया जो वार्डरोब से भी कपड़े निकाल रही थी और उनके धीरे धीरे आवाज़ को सुनते हुए वो हल्का सा मुस्कुराते हैं और थोड़ा तेज आवाज़ में कहती है, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे। कोई कुछ बोल रहा है क्या मुझसे? और ये बोलते हुए वो अपने कपड़े को निकाल करके रेयांश की तरफ ही वार्डरोब से टिक कर देखने लगे थे। रेयांश जो अपनी एक बाह में चढ़ाकर उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, जाओ जाकर तैयार हो जाओ, ड्रामा करने को बोल दो बस। वहीं जिया जो मुंह बनाते हुए कहती है, जा रही हूँ। वहीं थोड़ी देर में जिया जो तैयार होकर के जल्दी जल्दी बाहर आती है और थोड़ा बहुत ही लाइट मेकअप करते हुए वो जल्दी से नीचे की तरफ लूसीफर के रूम में चली गई थी। वहां पर वेदिका और वासना पहले से उसके पास थी। कुछ देर रहकर के बेसमेंट से ऊपर आते हुए लूसीफर के कमरे में आ जा रहा था। जैसे ही लूसीफर जिया को आता देखता है वो उसकी महक की समझ जाता है और वह भी अपनी जगह से उठता, लेकिन तभी केयर टेकर उसको दोबारा से लेटा देती है क्योंकि इस वक्त उसके पेट में टाका लगा हुआ था और उसके पेट पर जरा भी प्रेशर पड़ता तो उसे दर्द होता। वहीं जिया भी उसके पास आकर बैठते हुए कहती है, डोंट वरी, मैं यहीं पर आ रही हूँ तुम्हारे पास। और वह धीरे धीरे उसके सिर को सहलाते हुए कहती है, हमेशा तो कूद फांद करते रहते हो, आज ऐसे लेटे लेटे अच्छे नहीं लग रहे हो।
कुणाल जो वासना से कहता है, तुम ज़रा बाहर आओगी? वासना और वेदिका दोनों एक साथ ही कुणाल की तरफ देखने लगी थी। वहीं जिया जो अपना गला क्लियर करते हुए कहती है, जाइए वासना जी, कोई बुला रहा है आपको? वासना ने भी एक बार जिया का कुछ यूं ही मजाक उड़ाया था। वहीं जिया उसके कंधे पर मारते हुए कहती है, अब जाओ भी, पता चले किसी की सांसें रुक जाए तुम्हारे बिना। जाओ जाओ। वेदिका के साथ वहां पर मौजूद केयर टेकर भी मुस्कुराने लगी थी। वहीं कुणाल जो बेचारा ब्लश करते हुए रूम से जल्दी जल्दी बाहर की तरफ भाग जाता है। वेदिका भी जिया के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, भाभी मैं भी चलती हूँ, अभी तक किसी के साथ ही बाहर नाश्ता वगैरह देखना है मुझे। जिया जब अपने सर को हाँ मिलाती है और अब वो दो केयर टेकर और जिया अकेले रूम में थी। लूसीफर लगातार जिया को ही देखे जा रहा था। वहीं जिया धीरे से उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारे बॉस को, क्या क्या करवा रहे हैं ना मुझसे, पूरी तरह से बदल दिया मुझे। जिस लड़की को छिपकली चूहा कॉकरोच से इतना डर लगता था, आज वो इस तरह टाइगर के पास बैठ करके उसको प्यार से सहला रही है। और कितनी अटैच हो गई मैं तुमसे। हाँ माना कि तुम्हारे खूनखार दांत से थोड़ा डर लगता है, मगर उसके साथ ही तुम बहुत अच्छे हो। और फिर वो अपने पीछे खड़े दो केयरटेकर को इशारे से ही बाहर जाने के लिए कह देती है। वो दोनों केयरटेकर बाहर रूम के ठीक डोर के पास आकर खड़ी हो गई थी और जिया जो धीरे से उसके चेहरे के करीब आते हुए कहती है, मेरा बच्चा जब होगा तब होगा, लेकिन फिलहाल तुम्हें मेरे बच्चे जैसे हो। आई एम रियली सो सॉरी, कल मैं तुमसे मिल भी नहीं पाई और तुम्हें ज़्यादा वक्त भी नहीं दे पाई। क्या करूँ, कल मूड खराब हो गया था किसी की वजह से। तुम्हें पता है टाइगर तुम हो, लेकिन तुमसे ज़्यादा खूनखार तुम्हारे वो बॉस है। इतनी बदमाशी कौन करता है भला? मतलब तुम्हें चोट क्या लगा और उन्होंने बंदा ही मार दिया। और फिर अचानक से ही जिया के दिमाग में कुछ आता है। वो अपनी जगह से खड़े होते हुए कहती है, पता नहीं उस दिन अक्षत का क्या किया होगा। फिर उन्होंने तो ये भी कहा था कि मैं उनके लिए प्रायोरिटी हूँ, मतलब सबसे टॉप पर। और फिर वो लूसीफर के पास आते हुए कहती है, इसी वजह से ना वो तुम्हें अपना पेट बनाया है। जैसे वो खून खा रहे हैं वैसे वो तुम्हें भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, तुम दुनिया के लिए खूनखार बनना चाहे मत बनना, पर मेरे साथ हमेशा सॉफ्ट रहना। हाँ, मुझे कभी मत डराना, और झूठ में तो किसी को मत डराना। वैसे भी तुम्हारी शरीर और तुम्हारे दांत, तुम्हारा मतलब प्रजाति ऐसा ना कि तुम्हें देखकर सबकी फट जाती है। लूसीफर बस उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था और वो धीरे से अपने चेहरे को ऊपर की तरफ उठाता है और अपने सर को ले जा करके जिया के पैर पर रख देता है। जिया के साथ न जाने उसे ऐसा कौन सा रिश्ता महसूस होता था। जिया भी उसके सिर पर धीरे धीरे अपने हाथ चलाते हुए कहते हैं, ओह कितने प्यारे हो तुम, वैसे अब बड़े हो रहे हो। हाँ। और फिर वो उसके कान के पास आकर उसको टिकल करते हुए कहती है, जंगल में सिर्फ ट्रेनिंग ही लेने गए थे या फिर कुछ और भी करने? वह मिली तुम्हें? जैसे उसने ये सुना था, वो झट से अपने चेहरे को जिया की तरफ कर लेता है, जैसे जिया की बात वो कितना अच्छे से और गौर से समझ रहा हो। बचपन से ही उसका वक्त रियांश के साथ गुजरा था और अक्सर रियांश उसके साथ बातें किया करते थे और बातों से उसे बहुत सारी चीज़ें रियांश की समझ में आने लगी थी। जिया जब मुस्कुराते उसकी तरफ देखते हुए कहती है, क्या हुआ, मिल गई क्या कोई? लेकिन तभी कोई पीछे से आते हुए कहता है, खबरदार, कोई ज़रूरत नहीं लड़कियों के चक्कर में पड़ने की, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं। और ये बोलते हुए किसी की कातिल निगाहें जो जिया को ही घूरे जा रही थी। जिया उनकी आवाज़ को सुनते हुए लूसीफर के चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, अगर मर्द होगा ना तो उस औरत के सारे नखरे को झेल लेगा, और जो औरत के नखरे को ना झेल पाए उसे ना मर्द कहते हैं। लेकिन तुम बिल्कुल स्ट्रांग बनना, एक ऐसा मर्द जो कमज़ोरों के साथ बहुत अच्छा और करना, उनके साथ प्यार से पेश आना और किसी बढ़िया सी खूबसूरत सी टाइग्रेस के साथ शादी कर लेना। रियाज जो लूसीफर के बगल में आकर बैठते हुए कहते हैं, हो गया अब बात है, थोड़ी काम की बातें करनी है मुझे, तुम निकलो यहाँ से। वही जिया जो करते हुए खड़ी होती है और एक बार लूसीफर को देखती है और उसे बाय करते हुए धीरे से फ्लाइंग किस कर देती है। रियाज जिया को तब तक ज़्यादा देख रहे थे जब तक वो रूम से बाहर नहीं निकल गई थी। और फिर वो धीरे से लूसीफर को अपनी गोद में उठाते हुए कहते हैं,
तुझे महबूबा नहीं दिलवाई तो तू मेरी महबूब को ही मुझसे अलग करने के चक्कर में पड़ गया। लूसीफर अपने चेहरे को धीरे से ना में हिला देता है। वही रियांश हंसते हुए कहते हैं, आजकल कुछ ज़्यादा ही अटेंशन मिल रही तुझे उससे। लव यू भी बोला था स्टेज पर उसने। खैर कोई बात नहीं, मम्मा है वो तेरी, थोड़ी सी बेवकूफ़ी है पर एडजस्ट कर लेते हैं, क्या करें। अभी काम की बात करनी है। वही रियांश जो सारे सिनारियों के बारे में उससे पूछने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर जंगल में वाकई में हुआ क्या था। दूसरी तरफ कुणाल भी अब रूम में आ चुका था और वो भी रियांश को सारे सिनेरियो को एक्सप्लेन करता है। जैसे जैसे वो सारी बातें बता रहा था जो कि उस ट्रेनर ने उन लोगों को बताए थे, वैसे वैसे रियांश की पकड़ अपने हाथ पर कसती जा रही थी। वो अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाए हुए काफी गुस्से में कहते हैं, इनको जिंदा ही नहीं छोड़ना चाहिए था, बचा लिया क्या। मैं और ज्यादा ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा कुणाल, उन पर कड़ी नजर रखो तुम। वहीं कुणाल जो कहता है, सर हॉस्पिटल में भी तो मिली थी ना वो। रियाज जो कहते हैं, वो तो कोइंसिडेंट था, पर उसका भी वो नाजायज फायदा उठा सकते हैं, सतर्क रहना तुम। और इस बार उनसे कोई भी गुस्ताखी हुई तो मैं माफ नहीं करूंगा, भूल जाऊंगा सारा रिश्ता। आज अवार्ड फंक्शन का दिन था। जिया के लिए वाकई में ही ये बहुत बड़ा दिन साबित होने वाला था, क्योंकि आज जिया को वो रिजल्ट मिलने वाला था जिसकी उसने हमेशा से तलब रखी थी और उसके साथ ही उसने बहुत मेहनत भी की थी। सारे स्ट्रगल के साथ जिया का यह सफ़र आज पूरा होने वाला था। लगभग इसी तरह से शाम का वक्त होता है। जिया जो अपने रूम में तैयार हो रही थी, उसने इस वक्त डार्क पर्पल कलर की साड़ी पहन रखी थी जो वो कल ही मॉल से खरीद कर लाई थी और उसी के मैचिंग में वो चूड़ियां पहनने लगती है। लेकिन तभी रियांश जो अपने हाथों में सिगरेट लिए और अपने दूसरे हाथ में फ़ोन लिए अपने ही रूम की तरफ अंदर आ रहे थे। वो धड़ाम से जैसे दरवाज़ा खोले थे, जिया एक बार उनकी तरफ देखती है और फिर से शीशे की तरफ देखते हुए कहती है, वाकई में ही जिया, कितनी प्यारी लग रही है तो। वैसे भी नज़र ना लग जाए तुझे, किसी और को तो वक्त है नहीं तुझे देखने का। पर कोई बात नहीं, खुद की तारीफ ही कर लेनी चाहिए और खुद की तारीफ करके खुद को सेटिस्फाई भी कर लेना चाहिए। किसी और से उम्मीद रखेगी तो जिंदगी भर सिर्फ तकलीफें मिलेंगी। वहीं रियाज जो फ़ोन कट करके अपने पॉकेट में रखते हैं और दूसरे हाथ से लिए सिगरेट को वो एश ट्रे में डालते हुए जिया को पीछे से कलर करते हुए कहते हैं, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। जिया जो रियांश को इस तरह से अपने करीब आता देखकर उनके हाथ को अपने कमर से हटाते हुए कहती है, नाराज तो थोड़ा सा मैं अब भी हूँ आपसे। मतलब यहाँ पर बीवी नाराज है और हस्बैंड के पास टाइम ही नहीं है। रियांश जो जिया से कहते हैं, जिया तुम्हें पता है ना जब अवार्ड फंक्शन है। वही जिया जो कहते हैं, हाँ तो आपको ही सारी अरेंजमेंट करनी है क्या। वही रियांश जो अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, मेरी बीवी वहाँ पर जा रही है, ऑब्वियस सी बात है कि मैं पूरी जान लगा दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए वहाँ पर। और वैसे भी तुम्हारे कितने दुश्मन ही है तुम्हें भी पता है, और उसके साथ कुछ मेरे भी मिक्स हो गए। किसी भी हालत में मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता। वही जिया जो अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, मक्खन लगाना कोई आपसे सीखे। और ये बोलते हुए वो रियांश के गाल पर हाथ रख के धीरे धीरे उनके गाल को पिंच करने लगी थी। वही रियांश कहते हैं, लेट हो रहे हैं, बाद में खेला खेली कर लेंगे, अभी चले। वही जिया जो अपनी साड़ी दिखाते हुए कहते हैं, कैसी लग रही हूँ। रियांश उसको ध्यान से देखते हुए कहते हैं, ठीक ठाक। जैसे रियांश की ये बातें जिया ने सुनी थी, वो फिर से मुंह बनाते हुए कहती हैं, आप हमेशा मजाक करते रहते हैं, कभी मेरी फीलिंग्स को सीरियस नहीं लेते, थोड़ी सी तारीफ भी नहीं कर सकते मेरी। वही रियांश कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम ठीक लग रही हो, मतलब नॉर्मल। वही जिया जब अपनी साड़ी दिखाते हुए कहती है, ये साड़ी मेरे ऊपर अच्छी नहीं लग रही क्या। रियांश अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहते हैं, नहीं जिया, नहीं अच्छी लग रही। वही जिया जो मुंह बना लेती है, वही रियांश उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ करीब खींचते हुए कहते हैं, तुम्हारे ऊपर मेरे अलावा मुझे और कोई अच्छा नहीं लगता। जिया के ऊपर सिर्फ उसका रियांश ही अच्छा लगता है। जिया इस बात पर तुरंत ही अपने चेहरे को नीचे कर ली थी और उसका गाल बिना ब्लश लगाए ही धीरे धीरे पिंक होने लगा था। लेकिन तभी रियांश उसके फोrehead पर अपनी दो उंगली से मारते हुए कहते हैं, अगर हम वहाँ नहीं पहुँचे ना तो प्रोग्राम शुरू ही नहीं होगा, इसलिए चलना पड़ेगा, वरना तुम्हें देख कर इरादा बदल रहा था मेरा।
जिया भी तुरंत ही अपने फ़ोन को अपने हाथ में लेती है और अपनी साड़ी संभालते हुए वो भी अब धीरे धीरे बाहर की तरफ आने लगी थी। अभी रियांश उसका हाथ पकड़कर उसे गार्डन एरिया की तरफ ले जाते, लेकिन तभी जिया जो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, 2 मिनट देंगी क्या आप प्लीज़? और ये बोलकर ना उसने रियांश की परमिशन मांगी थी, वो तुरंत ही प्रार्थना जी के रूम की तरफ निकल गई थी। वहीं प्रार्थना जी अपने रूम में बैठे हुए इस वक्त वासना और वेदिका के साथ और उसके साथ ही मृदुल और राधिका, जो कि सारे लोग मंडली बना करके बैठे हुए थे। प्रार्थना जी जैसे जिया को आता देखती हैं, सब के सब लोग वहां से खड़े होते हुए जिया की तरफ ही आने लगे थे। जिया जो प्रार्थना जी का पैर छूती है और वहीं वो मृदुल और राधिका की भी तरफ झुकी थी, लेकिन तभी वो दोनों उसको रोकती हैं और उसको कदर करते हुए उसको गुड लक विश करती हैं। वहीं प्रार्थना जी जो जिया को देखते हुए कहती हैं, तुम लोग अभी निकल रहे हो, लेकिन टाइमिंग तो 8 बजे से था ना? जिया जो मुंह बनाते हुए कहती है, क्या करूं, आपके लॉर्ड गवर्नर जी बोले हैं कि जल्दी जाना है तो जाना पड़ेगा ऑब्वियसली। वहीं मृदुल जो कहती है, बिल्कुल सही नाम दिया है तुमने। वहीं प्रार्थना जी जो कहती हैं, अच्छा ठीक है चलो, मुझे भी ज़रा काम था, आ जाओ आ जाओ। और उन्होंने भी जिया का हाथ पकड़ रखा था। रोने भी जिया के गोद में आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी राधिका उसको रोकते हुए कहती है, आज ना आपकी चाची का बहुत स्पेशल डे है, तो इसलिए उनके मेकअप को ख़राब मत करो, बस दूर से ही देख लो अपनी चाची को। लेकिन तभी जिया जो खुद ही उसके करीब आकर के उसको ज़ोर से किस्सी देते हुए कहती है, "म्वा!" आऊँगी ना तो कुछ लेकर आऊँगी तुम्हारे लिए। और ये बोलते हुए वो फिर से नीचे की तरफ भागने लगी थी। अभी वो लोग बाहर जाते हैं, लेकिन तभी प्रार्थना जी उन दोनों को रोकते हैं और जिया की आरती उतारते हुए कहती हैं, बेटा जीत कर आना, और अगर तुम नहीं भी जीतती हो। अभी उन्होंने इतना बोला ही था कि तभी रियांश जो अपना गर्दन टल करते हुए कहते हैं, मेरे प्रोडक्शन हाउस में काम किया इसने, कैसे नहीं जीतेगी, जीत कर आएगी, तुम चलो अब। और फिर वो जिया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेते जाते हैं। यहाँ की प्लानिंग तो ज़बरदस्त चल रही थी। दूसरी तरफ जहाँ पर ये प्रोग्राम रखा गया था, वहाँ पर रियांश के बॉडीगार्ड्स और उनके स्टाफ मेंबर पहले से ही मौजूद थे, जिसमें एक लड़की प्रियंका भी थी। वो भी काफ़ी फैशनेबल तरीके से तैयार होकर के आई थी। अभी वो वहाँ की सेटिंग वगैरह को अरेंज कर ही रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आ जाता है। प्रियंका जो पहले तो उस नंबर को ध्यान से प्रियंका जो पहले तो उस नंबर को ध्यान से देखती है और फिर कुछ सोचते हुए उसे पिक कर लेती है। दूसरी तरफ राजनंदिनी और जयशंकर तिवारी जो कॉन्फ्रेंस पर थे, प्रियंका जो उन दोनों को टीज करते हुए कहती है, आप दोनों तो कुछ ज़्यादा ही लैला मजनू हुए फिर रहे। आंटी, शिवराज अंकल को पता चलेगा तो उन्हें बुरा लगेगा। वही राजनंदिनी जो कहती हैं, तुम चुप रहो, पागलों की तरह बात मत क्या करो। वही दूसरी तरफ से जयशंकर तिवारी जो कहते हैं, कॉल किस लिए किया आपने, कुछ बताएंगे हमें? वही राजनंदिनी जी जो कहती हैं, क्या बताऊं मैं, कैसे करके मैंने कॉल किया मुझे ही पता है। खैर, इस वक्त मुझे प्रियंका से कुछ ज़रूरी बात करनी है, बेटा तुम ध्यान से सुनना। वही प्रियंका जो अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ हाँ बोलिए, वैसे भी यहाँ पर काम करते करते थक गई हूँ, कुछ अच्छा बोलेगा ताकि मेरा मूड अच्छा हो जाए। सुबह से नौकरों की तरह काम करवाया जा रहा है मुझसे। राजनंदिनी जी जो प्रियंका और जयशंकर तिवारी को शांत करते हुए कुछ बहुत ही ज़रूरी बात प्रियंका से बताते हुए कहती हैं, जो मैं बोलनी चाह रही हूँ उसे ध्यान से सुनना बेटा। प्रियंका जो अपने सिर को हाँ मिलाते हुए कहती हैं, आंटी आप बार बार बस यही बोल रही हैं, अब वो भी बोलिए जो आपको बोलना है। राजनंदिनी जी जो कहती हैं, जिया भी अवार्ड फंक्शन के लिए जा रही है और उसके साथ रियांश बेटा भी गए हैं। वहीं प्रियंका अपने सिर को हाँ मिलाते हुए कहती है, उन्हीं के लिए तो इतनी सारी डेकोरेशंस करवा रही हूँ मैं, स्पेशली जो उन्हें पसंद हो। वैसे ये इम्पोर्टेंट बात थी, ये तो मुझे पहले से ही पता है। जयशंकर तिवारी भी कहते हैं, मैं अपनी मीटिंग को डिले कर रहा हूँ आपकी वजह से, कुछ ज़रूरी है तो बताइए वरना मेरा वक्त मत बर्बाद करिए। राजनंदिनी जी जो कहती हैं, देखिए जिया से सबको प्रॉब्लम है। प्रियंका, तुम्हारा आशिक तुमसे दूर हो गया सिर्फ इस वजह से क्योंकि जिया बीच में आ गई। प्रियंका अभी तुरंत ही उनको रोकते हुए कहती है, नहीं नहीं आंटी, आई थिंक आप थोड़ा सा गलत सोच रही हैं। अब ही वॉज नॉट माई लवर, एक्चुअली मैं उनकी फ़ैन हूँ। पर जो भी है, मुझे उस करम जली से बहुत प्रॉब्लम है। अगर उसे हटाने का कोई भी आइडिया आप देती है ना तो मैं आपके पैर पड़ जाऊंगी। अगर है तो बताइए, अदरवाइज जल्दी बोलिए, मुझे लेट हो रहा है। राजनंदिनी जी जो कहती हैं,
किसी भी तरह से बस जिया का फ़ोन उसके हाथ से ले लेना। कल हॉस्पिटल में गई थी और मुझे वहाँ से कुछ ऐसा पता चला है जो जिया और रियांश को एक दूसरे से अलग कर सकता है। ये बात तो हम तीनों को अच्छे से पता है कि अगर जिया रियांश के साथ रहेगी तो उसको खरोच पहुंचाना भी काफ़ी मुश्किल होगा। जयशंकर तिवारी जिस बात पर अपने सामने टेबल पर अपना हाथ जोर से मारते हुए कहते हैं, ये तो हमने भी देख लिया है। जिस तरह से हमारी बेइज्जती की थी ना रियांश जी ने, कभी कभी तो मन करता है कि अगर मेरे हाथ में आके तो मैं मार डालूंगा उन्हें। राजनंदिनी जी जो उनकी बात को सुनते हुए कहती हैं, हाँ कौन सी गलत फहमी में जी रहे हैं भाई साहब। रियांश को मारने के बारे में सोचना छोड़ दीजिए और ना ही आप जिया को कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो सिर्फ एक चीज़, जिया और रियांश को अगर अलग कर दिया जाए। हंस के जोड़ा है ये दोनों, अगर दोनों से अलग हुए तो वैसे ही तड़प तड़प कर मर ही जाएंगे। लेकिन तभी प्रियंका जो कहती है, वेट अ मिनट, मुझे किसी को नहीं मारना। हाँ अगर वो जिया मरती है तो मुझे उससे कोई लेना देना भी नहीं है। वहीं राजनंदिनी जो कहती हैं, उसका फ़ोन अपने हाथ में लेना और तुम्हें किसी को मैसेज करना है। वो मैसेज जैसे ही डिलीवर होगा किसी की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी और इससे जिया और रियांश अलग हो ही जाएंगे। कमज़ोरी पता चल चुकी है मुझे रियांश की और इस बार मेरा निशाना नहीं चुकेगा। हर बार तो वो जिया मुझसे बच ही जाती है मगर इस बार नहीं। वही वो सारी प्लानिंग को प्रियंका और जयशंकर तिवारी के साथ डिस्कस करने लगे थे। प्रियंका जो फ़ोन रखते हुए कहती है, ओके ओके वो लोग पहुंच रहे हैं और बाकी की सेलिब्रिटीज़ भी आ गए, मुझे जाना होगा। और वे सर से फ़ोन काट दी थी। वहीं राजनंदिनी जी जो जिया और उनके साथ हो रहे हॉस्पिटल में जो भी बातें उन्होंने सुनी थी उसको जयशंकर तिवारी के साथ डिस्कस करने लगती हैं। लेकिन तभी बीच में जयशंकर तिवारी जिनको रोकते हुए कहते हैं, क्या कहा आपने? ब्लड ग्रुप रेयर है। कौन सा ब्लड ग्रुप है उसका? वहीं राजनंदिनी जी इस बात पर ज़्यादा दिलचस्पी ना दिखाते हुए कहती हैं, अरे कुछ RH नल करके या गोल्ड करके कुछ तो ऐसे था। जयशंकर तिवारी जो उस पर एक तिरछी मुस्कान पास करते हुए कहते हैं, परेशान मत होइए, हम अपनी तरफ से भी अच्छी तरह जाल बिछाएंगे। बाकी आप अपने रियांश बेटा का देखिए, उनका क्या करना है। लेकिन उम्मीद करता हूँ आप उन्हें मारेंगे नहीं क्योंकि वो मेरा शिकार है। जिस हद तक उसने मेरी बेइज्जती की है ना। राजनंदिनी इनको रोकते हुए कहती हैं, नहीं नहीं, सिर्फ आपका नहीं, हमारा। क्योंकि बचपन से लेकर आज तक सिर्फ उसने मेरी बेइज्जती ही तो की है। कभी मुझसे न प्यार से बात किया ना मुझे इज्जत दी जिसकी मैं हकदार थी। खुद को बहुत बड़ा 30 मार खान समझता है। लेकिन इस बार नहीं, इस बार वो बुरी तरह से हारेगा। आज का अवार्ड फंक्शन लाइव होने वाला था। उस चैनल के ओनर ने स्पेशली रियांश को इनवाइट किया था। वैसे तो उनको इनविटेशन हर बार मिलती थी, लेकिन इस बार जो आने के कष्ट उन्होंने किए थे, जो कि ऑब्वियसली जिया की वजह से थे, इस वजह से आज थोड़ी स्पेशल तरीके से तैयारी चल रही थी। अब सब लोग धीरे धीरे आना शुरू कर चुके थे और स्टेज परफॉर्मेंस जो कि अब होस्ट के द्वारा शुरू कर दिया जाता है।